नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान के तेज होते हमलों की, राहुल गांधी की सीएम हेमंता को चेतावनी की, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर। देखेंगे कांग्रेस ने सीएम हेमंता को लेकर किया क्या खुलासा। उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो। सीएम ममता ने ईवीएम पर उठाए क्या सवाल, जानेंगे क्या बिहार की राजनीति फिर लेगी करवट। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों ने पीएम मोदी को क्यों लिखा खत। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की केंद्र सरकार को खुली चुनौती, भाषा के मुद्दे पर पीएम मोदी और अमित शाह को घेरा, पूछा क्या तमिलनाडु में 3 भाषा नीति लागू करने की है हिम्मत। केरलम में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बदलाव के लिए तैयार है राज्य, केरलम की होगी जीत, यूडीएफ करेगा लीड। 5 राज्यों में चुनाव से पहले बड़ी बरामदगी, 651.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और गिफ्ट्स किए गए बरामद। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा 319 करोड़ की हुई जब्ती। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का सरकार पर हमला, कहा मुझे संदेह है कि सांसदों को विधानसभा में वोटिंग से रोकने की चल रही साजिश। 16 से 18 अप्रैल के बीच बुलाया गया है विशेष सत्र। और नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा नीतीश के जाने से खुश है बीजेपी, मन में फूट रहे हैं लड्डू, लेकिन जनता ने अब तक किसी के नाम पर नहीं लगाई है मोहर। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग रुकती नहीं दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो अल्टीमेटम दिया था उसका समय कुछ ही घंटे में पूरा होने वाला है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि शर्त हो या फिर सीज फायर वो ईरान तय करेगा। इस बीच ईरान में फंसे अपने पायलट को बचाने का दावा जरूर अमेरिका ने कर दिया है, लेकिन इस दावे पर ईरान ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के F-15E विमान को मार गिराया था। इसके दोनों ही पायलट विमान से कूदने में कामयाब हो गए थे, जिसमें से एक को अमेरिका ने तुरंत ही रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन दूसरा ईरान में फंस गया था, जिसे अब अमेरिका निकालने में कामयाब हो गया है, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उसे भी बचा लिया गया है। लेकिन इस अभियान में अमेरिका को करारी चोट लगी है। करीब 16 विमान इस दौरान ईरान ने मार गिराए हैं, जिसमें 2 C-130, एक A-10, एक चिनूक हेलीकॉप्टर, 7 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर, 4 MQ-9 रिपर ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। इसके साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना की तरफ से पायलट को बचाने के अभियान के दौरान अमेरिकी कमांडो और IRGC गार्ड के बीच जमकर गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में अमेरिका के कम से कम 4 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से भी ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू मिशन पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि अगर अमेरिका को ऐसी 3 और जीत मिली तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इधर ईरान ने अमेरिका के 2 C-130 एयरक्राफ्ट समेत 2 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी कर दी गई हैं। वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका की सफाई आई है कि उसके 2 C-130 विमान ईरान में फंस गए थे। ये विमान ईरान के हाथ न पड़ जाएं, इसीलिए अमेरिका की सेना ने ही इन्हें तबाह कर दिया। वैसे अमेरिका ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है, जबकि ईरान सबूत दिखा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के पश्चिम एशिया के देशों पर भी हमले तेज हो गए हैं। उसने इजरायली शहर हाइफा को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिसके बाद हाइफा में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी अबू धाबी पर भी मिसाइल हमला हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। बहरीन पर भी ईरान का हमला हुआ है। यहाँ की राष्ट्रीय तेल कंपनी बैपको एनर्जी ने बताया कि ईरानी हमले के बाद उसके एक तेल भंडारण केंद्र में टैंक से आग लग गई थी। वहीं कुवैत में रात भर ईरानी मिसाइल और ड्रोन के हमले चलते रहे, जिससे 2 बिजली संयंत्र और पानी की डिसैलिनेशन प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि ड्रोन हमले के बाद शुवैख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। ईरान के ताबड़तोड़ हमले से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को 48 घंटे में नहीं खोला तो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे, जिस पर ईरान ने तुरंत पलटवार किया है। खातम अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि ईरान को हराने का सपना अब एक दलदल बन चुका है, जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसते जा रहे हैं। अगर हमले बढ़ाए गए तो अमेरिका का हाल नर्क से भी बुरा हो सकता है।
मतलब साफ है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और वहीं अमेरिका जंग से निकलने के बहाने तलाश रहा है। ट्रंप इस जंग में बुरी तरह से घिर गए हैं तो मुश्किल में इस वक्त असम के सीएम हेमंता भी दिखाई दे रही हैं। विपक्ष ने बीजेपी और हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है जिससे सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है। और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम की जनता को संबोधित किया। इस दौरान वो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। तो क्या है पूरी खबर और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई लगातार सीएम हेमंता को ललकार रहे हैं, साथ ही सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। गौरव गोगोई के बाद अब सीधे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीएम हेमंता को घेरा है। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने हेमंता को डरा हुआ बताया और दावा किया कि वो ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हेमंता को जेल में डालने वाली है और हेमंता कभी ना कभी कांग्रेस के हाथ जरूर आएंगी। राहुल गांधी ने सीएम हेमंता के कांग्रेस से बीजेपी में जाने पर भी तंज कसा और कहा कि जिस दिन ये कांग्रेस के हाथ में आएंगे उसी दिन इनका इधर से उधर जंप करना बंद हो जाएगा। वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा और फिर देखना ये जो इधर उधर जंप मारता है। ये सिर्फ सीएम हेमंता ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी और शाह पर असम की जनता को बतौर पैसे की मशीन और एटीएम के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी आपकी जमीनें किसी बहाने से छीनकर अडानी, अंबानी, रामदेव को सौंप देती है, जिसके बदले बीजेपी को करोड़ों अरबों रुपए दिए जाते हैं। एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं और फिर पैसा निकलता है ना, वही अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एटीएम बना रखा है आपका। जहां भी जमीन चाहिए, जहां भी चाहिए, अंबानी को चाहिए, अदानी को चाहिए, 1 मिनट में आपसे जमीन छीनकर कोई ना कोई बहाना बनाकर। उन्होंने आरोप लगाया कि असम को दिल्ली से चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के करप्शन की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। असम को दिल्ली से चलाया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं वही हेमंता करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने करप्शन में पूरे परिवार को भी शामिल कर लिया है, जिससे अब वो भी फंसेंगी। कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचने वाला। वहीं अब राहुल गांधी के इन हमलों से हेमंता सरकार से लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। सीएम हेमंता पहले से ही मुसीबत में दिख रहे थे और अब असम चुनाव से पहले कांग्रेस के खुलासे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। पार्टी का दावा है कि सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, जिनमें 2 मुस्लिम देश हैं। तो साथ ही पार्टी ने इस मामले की जांच की मांग उठाते हुए तंज भी कसा है। तो कैसे सीएम हेमंता पर इस खुलासे ने गरमा दी असम की सियासत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट्स हैं और उन्होंने अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाई है। पवन खेड़ा ने दस्तावेज पेश करते हुए आरोप लगाया कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास यूएई, एंटीगुआ बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट्स हैं। उन्होंने कहा, भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता वर्जित है। अगर उनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं, तो क्या उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है? यह कानून का सीधा उल्लंघन है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं?
खेड़ा ने आगे कहा कि दुबई में रिंकी भुइयां शर्मा के नाम पर 2 संपत्तियां दर्ज हैं। नियम के मुताबिक चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार को अपने और अपने जीवन साथी की संपत्ति का ब्यौरा हलफनामे में देना होता है। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम ने जानबूझकर इन संपत्तियों की जानकारी छिपाई है। भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिंकी भुइयां शर्मा आपकी पत्नी है? एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासे किए गए और उधर बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई। आरोपों की आंच मुख्यमंत्री और उनके परिवार तक पहुंची तो आनन फानन में हेमंता बिस्वा शर्मा इस पर सफाई देने आ गए और इस सफाई में उनकी तिलमिलाहट साफ झलक रही थी। सीएम ने इसे कांग्रेस पार्टी के भीतर की गहरी हताशा और घबराहट करार दिया और आरोपों को खारिज करते हुए मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दे दी। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कराई जानी चाहिए। इस खुलासे ने चुनावी माहौल में असम की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के खुलासे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है तो पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। सीएम ममता ने ईवीएम हैकिंग और केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाकर सीधे केंद्र को आड़े हाथों ले लिया है। रैली में उन्होंने मशीन की पहरेदारी का नारा बुलंद किया। वहीं मतदाता सूची से 61 लाख नामों के हटने को बड़ी साजिश करार दिया है। तो और क्या कुछ कहा सीएम ममता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को मुर्शिदाबाद में एक बड़ी जनसभा कर हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्र पर सीधा निशाना साधा। ममता ने अपने समर्थकों और बूथ एजेंटों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की आड़ में ईवीएम बदली जा सकती है, इसलिए सभी को 24 घंटे मशीनों की कड़ी पहरेदारी करनी होगी। मतदाता सूची संशोधन को लेकर भी ममता बनर्जी ने कड़ा ऐतराज जताया। न्यायपालिका की निगरानी में चल रही इस प्रक्रिया के तहत 61 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। राज्य में अब कुल 7 करोड़ 4 लाख वोटर ही बचे हैं। ममता ने इसे वोटरों को डराने और उन पर दबाव डालने की गहरी साजिश बताया। उनका दावा है कि मुर्शिदाबाद से 500 अफसरों को साजिशन हटाया गया है। किसानों को साधने के लिए ममता ने अलग से कृषि बजट लाने का बड़ा ऐलान किया। इस चुनाव में उनका सीधा मुकाबला भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से है। भवानीपुर सीट पर यह चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। ममता 2011 से यहाँ की विधायक हैं। उधर मुर्शिदाबाद में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। प्रचार के दौरान हुए इस हमले से सूबे का सियासी तनाव और बढ़ गया है। जैसा आप जानते हैं कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी। 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि राज्य की कमान किसके हाथ में होगी। सीएम ममता ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो सवाल बिहार के सीएम को लेकर भी उठ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है, लेकिन जेडीयू के तेवर बदलते दिखाई दे रही हैं। इस बीच पटना की सड़कों पर कुछ ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिसने सियासी गहमागहमी बढ़ा दी है। पोस्टर में निशांत को सीएम बनाने की वकालत की गई है, जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार दिल्ली आ रही हैं। अब वो राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। 10 अप्रैल से उनका कार्यकाल शुरू होना है, लेकिन इस बीच खबर ही आ रही है कि जेडीयू ने 6 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई है। अब इस खबर ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि बीजेपी अभी तक नीतीश पर दबाव बना रही थी कि वो जल्दी इस्तीफा दे, लेकिन नीतीश कुमार तो बैठक बुला रही है। बीजेपी की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि जेडीयू के तेवर अचानक से तल्ख हो गए हैं। एक तरफ जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता बीजेपी आलाकमान को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं नीतीश की महागठबंधन के साथ कोई डील तो नहीं हो गई। दरअसल बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार के सरकार बनाने की चर्चा पर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देकर सियासी बहस को नई हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तो नीतीश कुमार 3 बार पलट चुके हैं, अगर चौथी बार पलट जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने संकेत दिया कि महागठबंधन के साथ सरकार बनने का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। खास बात यह है कि भाई वीरेंद्र का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और संभावित परिवर्तन को लेकर सत्ता के गलियारों में गहमागहमी है। इसी वजह से वो पोस्टर भी हैं जो इस समय चर्चा में हैं। ये पोस्टर राजधानी पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा है। इस पोस्टर में निशांत कुमार को फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार बताया गया है। पोस्टर के मुताबिक नीतीश सेवक मांगे निशांत, अब नए चेहरे पर क्यों करे विचार, जब क्लाइमेट लीडर के संकल्पों को पूरा करने के लिए है तैयार। भाई निशांत कुमार। पोस्टर में निशांत कुमार और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीरें लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेडीयू की बैठक बुलाए जाने से ठीक पहले इस तरह का पोस्टर सामने आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। इसके अलावा इन दिनों पूर्व सांसद आनंद मोहन के कुछ बयानों से बिहार एनडीए की घटक दल भाजपा और जेडीयू की सियासत में अलग तरह की गर्माहट आ गई है।
बिहार के सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो सुर्खियों में इस वक्त महिला आरक्षण बिल भी बना हुआ है। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिनों में सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, जिस पर जल्द ही चर्चा होनी है। लेकिन चर्चा होने से पहले ये बिल सवालों में आ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में संसद में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक ऐतिहासिक कानूनी प्रस्ताव है। सरकार की तरफ से इसका मकसद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बताया गया है। हालांकि अभी इस बिल पर सदन में चर्चा होना बाकी है, लेकिन इसे लेकर सरकार घिर गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयक के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने से पहले नई जनगणना पूरी करना जरूरी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं के साथ अखिलेश ने इस मुद्दे पर तो अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन सरकार पर उनका हमला जारी रहा। उन्होंने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा और दावा किया कि 27 में बीजेपी की विदाई तय है। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कहर की वजह से उत्तर प्रदेश में पीड़ित लोगों की एक नई श्रेणी बन गई है, जिसका नाम है प्रीपेड पीड़ित। पीडीए की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब पीडीए में जुड़े ये नए प्रीपेड पीड़ित कह रहे हैं कि चिंता ना करें, बुरे दिन जाने वाले हैं। अखिलेश के इन हमलों से महिला आरक्षण बिल और 2027 में होने वाले यूपी चुनाव दोनों ही बीजेपी के गले की फांस बन गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के नाम अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों के खत की। पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को 10 महीने होने वाले हैं और अब इस घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों ने पीएम मोदी को खत लिखा है और इस मामले का सच जानने की मांग की है। तो और क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हो गई थी। उड़ान भरने के मात्र 32 सेकंड बाद हुए इस प्लेन क्रैश में 260 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अपनों को खोने वाले परिवारों का दर्द और सिस्टम के प्रति उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। अब करीब 30 पीड़ित परिवारों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मुआवजे की बजाय सच्चाई की मांग की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि सरकार और एयरलाइंस की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता उनके अपनों की जगह नहीं ले सकती। पीड़ित परिवारों की मांगे हैं विमान के ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा को सार्वजनिक किया जाए। अगर सुरक्षा कारणों से डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो कम से कम परिजनों के साथ इसे निजी तौर पर साझा किया जाए, ताकि वो जान सकें कि पायलट की आखिरी बातचीत क्या थी। पीड़ितों के परिजन ये जानना चाहते हैं कि आधुनिक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में ऐसी क्या तकनीकी खराबी आ गई कि वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 12 जून को एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और कुछ ही सेकंड्स बाद विमान अनियंत्रित होकर पास के मेडिकल कॉलेज के परिसर में जा गिरा। इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी, जिसमें 241 विमान में सवार थे और 19 जमीन पर मौजूद लोग थे। विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक ही यात्री की जान बच पाई थी। शुरुआती रिपोर्ट में फ्यूल कट ऑफ को कारण बताया गया था, लेकिन परिवार इस थ्योरी से संतुष्ट नहीं है और पूर्ण जांच रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी को लिखी इस चिट्ठी में परिवारों ने एयर इंडिया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। एक पीड़िता की बेटी ने बताया, अपनों को खोने के बाद अब हमें उनके बचे हुए सामान के लिए डिजिटल पेचीदगियों से लड़ना पड़ रहा है। एयरलाइन की वेबसाइट पर सामान की तस्वीरें इतनी धुंधली हैं कि उन्हें पहचानना नामुमकिन है। ग्रामीण परिवारों के लिए ये पूरी प्रक्रिया एक मानसिक प्रताड़ना बन गई है। पीड़ित परिवारों ने इस चिट्ठी की प्रतियां DGCA, AAIB और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को भी भेजी हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस पुकार को सुनेगी। ये मामला अब सिर्फ एक दुर्घटना की जांच नहीं, बल्कि भारतीय विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता और संवेदनशील का पैमाना बन गया है। जब तक ब्लैक बॉक्स का सच सामने नहीं आ जाता, इन 260 परिवारों का इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।